डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये पाठ देखते हैं पेपर फर्स्ट तुलनात्मक लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का जो योगदान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रिक्स महोदय का जन्म चीन में हुआ। चीन के कुलिंग शहर में 1917 में रिक्स का जन्म हुआ। रिक्स मूलतः यूएसए से के मूल निवासी थे। कहने का मतलब उनके माता पिता और पूर्वज संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। रिक्स की पढ़ाई चीन में भी हुई, अमेरिका में भी हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी कर्मस्थली अमेरिका को बनाया। इंडियाना यूनिवर्सिटी से वो जुड़े। तुलनात्मक लोक प्रशासन की कोई भी बात रिक्स का जिक्र किए बिना पूरी नहीं हो सकती। रिक्स महोदय के अध्ययन का जो क्षेत्र है वो विकासशील देश है, संक्रमणकालीन देश, अल्प विकसित से विकसित की ओर जाने वाले जो देश थे, संक्रमण की अवस्था आई विकासशील। फिलीपींस, भारत, ध्यान रखने वाली बात है कि रिक्स महोदय ने भारत में जुलाई 1959 थाईलैंड, कोरिया आदि देशों में भाषण और अध्ययन का कार्य किया। तुलनात्मक लोक प्रशासन पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जिसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। रिक्स द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई उनमें से एक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रिब्यूटिव सोसाइटी, 1964। ये दूसरा प्रमुख बुक। दूसरी द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1961। तीसरी बुक फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उन्होंने 1971 में लिखी। ये भी इनकी एक प्रमुख बुक है। इसके अलावा प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड या रिवाइज, 1973। कुछ बुक्स में ये 1975 भी लिखा मिलता है। वैसे बेसिकली इसका आंसर 1973 है। बदली हुई परिस्थितियों और तुलनात्मक लोक प्रशासन विषय के विकास के कारण नए मॉडल जिसके आधार पर लोक प्रशासन की व्यवस्था को समझा जा सके, स्पष्ट किया जा सके, उसकी आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। तभी प्रोफेसर रिक्स महोदय ने समपार्श्वीय प्रिज्मेटिक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे प्रिज्मेटिक, तथा साला मॉडल प्रस्तुत किया। कई जगह साल लिखा हुआ मिल जाए, कई जगह साला, इंग्लिश वर्ड ऐसे एले, साला, जिसकी स्पेलिंग देखेंगे तो ऐसे एले, अब हम इसको साल कहें चाहे साला कहें, ठीक है। अब जब हमारे चैप्टर का नाम ये है कि रिक्स महोदय का योगदान क्या रहा, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है आज। तो पहला इकोलॉजिकल दृष्टिकोण, जिसको कि पारिस्थितिकीय, इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकीय
दृष्टिकोण मतलब अप्रोच। प्रोफेसर रिक्स ने प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इकोलॉजिकल दृष्टिकोण तथा अनुभव पे आधारित विश्लेषण किया। उनकी जो बुक अभी मैंने बताई, साइकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने प्रशासन का अध्ययन करने के लिए का प्रशासन विकासशील देशों का प्रशासन का अध्ययन करने के लिए ये नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये खुद उनके अपने नवीन विचार नहीं थे। इकोलॉजिकल दृष्टिकोण में इसके विचार नवीन नहीं थे, उनसे पहले बहुत सारे व्यक्तियों ने इकोलॉजी दृष्टिकोण को लिखा है, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में नवीन शुरुआत करने वाले व्यक्ति के रूप में अगर हम माने तो नाम आता है प्रोफेसर रिक्स का। तो प्रोफेसर रिक्स से पहले जे.एम. घोष, रॉबर्ट डहाल, रॉबर्ट के मार्टन, इन लोगों ने भी पारिस्थितिकीय पाकम पे बहुत कुछ लिखा है। ध्यान दें, जे.एम. घोष, रॉबर्ट डहाल और रॉबर्ट के मार्टन, यानी इन लोगों से प्रेरित होकर के रिक्स ने लोक प्रशासन में इस अप्रोच को काम में लिया। क्या बात है भाई इसमें से? रिक्स कहते हैं कि लोक प्रशासन को उसके वातावरण के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर लोक प्रशासन को समझना है तो आपको उसके वातावरण को भी समझना पड़ेगा। वातावरण जहाँ पे वो कार्य करता है, जिन लोगों के साथ वो कार्य करता है, जिनके लिए वो कार्य करता है, इन सब बातों को समझना पड़ेगा। जैसा कि हम कई बार कहते हैं कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा, सफल और असफल कब बनता है? जब हम कहते हैं उसकी संगत अच्छी थी या संगत खराब थी, उसकी परिस्थितियाँ अनुकूल थी या परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी, घर का माहौल अच्छा था, घर का माहौल बुरा था, वो पढ़ने में खुद अच्छा था, वो पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो ये जो सब बातें हैं, इन सब से मिलके कोई व्यक्ति की सफलता की कहानी लिखी जाती है, यानी उन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे उसका संघर्ष, उसकी पूरी व्यवस्था देखी जाती है। उसी तरह लोक प्रशासन को समझने के लिए हमें उस वातावरण को समझना होगा जिस वातावरण में लोक प्रशासन कार्य करता है। प्रमुख बात इस टॉपिक की यही है। किसी देश की नौकरशाही एवं अन्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्थाओं को भली भांति तभी समझा जा सकता है जब उसके चारों ओर की परिस्थितियों को, उसके प्रभावों को, शक्तियों को समझ लिया जाए। और इस तरह का प्रभाव डालने वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। तो ये जो व्यवस्था मैं बोल रहा हूँ सब बहुत बड़ी एक व्यवस्था की सब उप व्यवस्था, सब सिस्टम के रूप में आ जाती है। इकोलॉजिकल दृष्टिकोण ये कहता है, ये मानता है कि सरकारी नौकरशाही समाज की मूलभूत संस्थाओं में से एक है। इसलिए जब भी कभी इसके कार्यों का, इसकी संरचनाओं का अगर अध्ययन करना है तो हमें अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ इसकी क्रियाओं का, प्रतिक्रियाओं का संदर्भ ध्यान रखना जरूरी है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, फूल है,
फूल को समझने के लिए देखना पड़ेगा उसकी पत्तियाँ, उसकी शाखाएं, उसकी जड़ें, भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियाँ क्या हैं। कि कोई भी फूल एक पर्टिकुलर पौधे पे लगता है, वो पर्टिकुलर पौधा एक पर्टिकुलर वातावरण में, जलवायु में ही पनप सकता है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका, लोक प्रशासन में इस दृष्टिकोण का उल्लेख रिक्स से पहले, रिक्स के अलावा कह लीजिए चाहे पहले, ध्यान रखिए पहले, जे.एम. घोष, रॉबर्ट हाल, रॉबर्ट बर्टन आदि विद्वानों द्वारा किया गया। रिक्स की मान्यता जो पहले मैं बता भी चुका हूं कि वे ही अध्ययन तुलनात्मक माने जाएंगे जो अनुभवात्मक होंगे, एम्पिरिकल होंगे, जो इकोलॉजिकल होंगे। तभी हम उन अध्ययनों को क्या कहेंगे? तुलनात्मक अध्ययन कहेंगे। एक समाज में अनेक संस्थाएं कार्य करती हैं, उन्हीं में से एक संस्था कौन है? प्रशासनिक संस्था। ठीक है। तो अगर हमें प्रशासनिक व्यवस्था को समझना है तो उस समाज की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रख के उसकी क्रिया प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया जिसे हम कह सकते हैं, के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो रिक्स कहते हैं किसी देश के लोक प्रशासन की प्रकृति हमें जाननी है, समझनी है, तो उस देश के सामाजिक वातावरण को समझना, उसका अवलोकन करना अनिवार्य है। रिक्स ने इस इकोलॉजिकल दृष्टिकोण के अलावा जो दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया वो है संगठनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। यहाँ पे आने से पहले मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, हम जब आगे बड़ी क्लासों में जाएंगे पढ़ेंगे, उसने एक तरह से सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था विचारधारा की वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। अब बात कर रहे हैं संगठनात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण। यहाँ भी वही बात आएगी कि रिक्स महोदय से पहले बहुत से विद्वानों ने इस पर लिखा, जिनमें से डेविड एप्टर, गैब्रियल आमंड, रॉबर्ट मर्टन, टालकट पार्सन्स, ये विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक विश्लेषण के लिए, ध्यान दें, सामाजिक विश्लेषण के लिए संगठनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। रिक्स महोदय उसको भी कहा ले आए, लोक प्रशासन कहते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन। संगठन की जो संरचना है या संगठन के लिए या संरचना के लिए सरकारी विभागों की बाती, मूर्त और सत्ता की बाती अमूर्त, अमूर्त मतलब जो अदृश्य हो, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। मूर्त तो सामने दिखाई दे, जो हमारे सामने मौजूद है। प्रत्येक सामाजिक संरचना द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं और प्रत्येक संरचना के कार्यों का दूसरी संरचनाओं पे प्रभाव पड़ता है। इसको हम समझाएंगे, आपको भी आगे उदाहरण देंगे।
सभी संरचनाएं अपना पृथक पृथक कार्य संपन्न करती हैं, लेकिन एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। संरचनात्मक कार्य, एक दूसरे से संरचनाएं भी जुड़ी है और कार्य भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे साइकिल, पैर से आप पैडल मारेंगे, हाथ से आप हैंडल पकड़ेंगे, पैडल मारने पे पहिया सरकेगा, पहिया सरकेगा तो साइकिल चलेगी। और इनको चलाने के लिए क्या जरूरी है? पैडल, पहिया, हैंडल होने साइकिल चल जाएगी क्या? नहीं ना। चैन, चैन वो कड़ी है, पैडल मारेंगे तो चैन चलेगी, चैन चलेगी तो पहिए को चलाएगी, और ये सब तब चलेगा जब हम उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक काम हुआ दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, तीसरा हुआ तो चौथा, इस तरह से वो कार्य गति प्रदान हो जाती है। यानी सभी संरचनाएं अपना अलग काम कर रही है। पैडल का मतलब पैडल का काम है उसका, पर चैन का चलने मतलब चैन अपने हिसाब से चल रही है, पहिया अपने हिसाब से चला, लेकिन सब मिलके क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति साइकिल पर सवार है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पा रहे हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। यानी व्यवस्था का अगर संचालन ढंग से करना, सही ढंग से करना है तो सभी संरचनाओं में उपयुक्त तालमेल होना या रहना बहुत आवश्यक है। चैन उतर जाए साइकिल की, पहली बात तो पैडल लगेगा नहीं, लगेगा तो फ्री रहेगा। पैडल टूट जाए या आपका उसका हैंडल खराब हो जाए या टायर की हवा निकल जाए, साइकिल ढंग से चलेगी? चल तो जाएगी, ढंग से चलेगी क्या? नहीं ना। यानी हर व्यवस्था को अपना काम सिस्टमेटिक तरीके से करना है, और जब सभी व्यवस्थाएं, सभी संरचनाएं अपना काम ढंग से करेंगी तो जो उनका लक्ष्य है उसको वो आसानी से प्राप्त कर लें। यानी किसी भी संरचना का कम या अधिक कार्यकुशल होना पूरी व्यवस्था को रोगग्रस्त बना सकता है या बना देता है। तो जब हम अध्ययन करें तो इन संरचनाओं के जो कार्य हैं, उनके जो प्रभाव है, उनकी अनुभव के आधार पर व्याख्या की जानी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही कार्य को विभिन्न संरचनाएं करती हैं, या विभिन्न संरचनाएं मिलके अलग अलग कार्य करती हैं। एक ही कार्य को विभिन्न संरचना करेंगे या एक ही संरचना अलग अलग कार्य को करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज के अस्तित्व के बने रहने के लिए कुछ संरचनाएं आवश्यक हैं जो सामाजिक कार्यों को अंजाम देती। अब ब्रिक्स महोदय ने समाज के 5 मूलभूत कार्य बताए हैं। पहला तो क्या? आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा संचारात्मक, चौथा प्रतीकात्मक व संकेतात्मक, और 5वां है राजनीति। ठीक है, ये वो सब हैं जो किसी न किसी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कार्य पाने गए। यह ध्यान रखने वाली बात है, लोक प्रशासन में इस दृष्टिकोण को लाने वाले थे डी बाल्डो, प्रोफेसर वाइट बाल्डो। कब लाए? 1955। और इसी से इंस्पायर होकर के ब्रिक्स महोदय ने अपना मॉडल दिया 1957 में कृषि का, औद्योगिका, एग्रिया इंडस्ट्रिया, तो यहाँ समझ लेने वाली बात है
कि किसी भी देश के प्रशासन की व्यवस्था को समझने के लिए उसके वातावरण को, उसमें सामाजिक व्यवस्था को हम देखेंगे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था को भी देखना आवश्यक होता है। अब हम तीसरी बात करते हैं, कृषि का एवं औद्योगिक का समाज। टाइपोलॉजी के लिए बड़ी यूज किया गया, टाइपोलॉजी। प्रोफेसर रिक्स ने पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यक्ति अथवा देश के लोगों की अपेक्षा सिद्धांत अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विकासशील देशों के प्रशासन का सैद्धांतिक विवेचन किया, विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है उनकी, कि उन्होंने प्रशासनिक अध्ययन की दृष्टि से समाज को दो भागों में बांट दिया। बात हो रही है 1957 की, वर्तमान संदर्भ में नहीं लेंगे इस बात को, पीछे चले जाए, 1957 की बात कर रहे हैं हम। एक तो कृषि का, दूसरा औद्योगिक का। कुछ समाज ऐसे थे जहाँ मुख्य रूप से औद्योगिक कार्य हो रहे थे, मुख्य रूप से, शब्द पे ध्यान दें, मुख्य। और कुछ समाज ऐसे थे जहाँ पे कृषि संस्थाएं प्रमुख रूप से कार्य कर रही थी। उदाहरण के तौर पे अमेरिका औद्योगिक दृष्टि से संपन्न था और चीन उस जमाने में कृषि की दृष्टि से ज्यादा संपन्न था। इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए काल्पनिक श्रेणियों को लेते हुए मॉडल बनाए गए। एक तरह से ये मैक्स वेबर में हमने जो अगर पढ़ा है, पारंपरिक स्वरूप और कानूनी वैध प्राधिकार प्रणाली का स्वरूप। लेकिन यह ध्यान रखें कि रिक्स ने जो दृष्टिकोण लिया उसमें उन्होंने आगमनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया और वेबर ने निगमनात्मक दृष्टिकोण को काम में लिया था। अब हम बात करते हैं रिक्स ने कृषि समाज के क्या लक्षण बताए। उदाहरण चीन का रहा, भारत का भी रख सकते हैं, बात सही है। इसमें विशेष तौर पर आरोपी तथा विकीर्ण पद्धतियों की प्रधानता रहती है, जैसे इसमें बताया है। दूसरी बात, स्थानीय समूह स्थिर होते हैं, स्थान संबंधी गतिशीलता बहुत कम होती है, ये हमें इसमें समझ लेनी है। व्यवसाय संबंधी अंतर बहुत सरल और टिकाऊ होते हैं। वहीं औद्योगिक प्रणाली में सार्वजनिक विशिष्टता और उपलब्धि प्रतिमान होते हैं, सामाजिक गतिशीलता में ज़्यादा होगी, व्यावसायिक प्रणाली बहुत ज़्यादा विकसित होगी और समाज की दूसरी संरचनाओं से थोड़ी पृथक भी हो जाती है। कहने का मतलब एक तरफ तो कृषि वाले क्षेत्र हो गए और एक तरफ औद्योगिक समाज में। औद्योगिक समाज में जहाँ कार्यों में विशिष्टीकरण पाया जाएगा, विशेषीकरण, अलग अलग स्पष्ट दिखेंगे, हर संस्था का अपना एक निश्चित कार्य, उस कार्य को अंजाम देती है। जबकि कृषि का क्षेत्र में आपको यह स्पष्टीकरण, यह वर्गीकरण दिखाई
नहीं देगा। एक ही संस्था विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देगी। कृष्णा समाज में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, क्षेत्रीयता की बात ज्यादा की जाती है, जबकि औद्योगिक जो क्षेत्र है उनमें या औद्योगिक समाजों में सार्वभौमिकता की बात की जाती है। तो इस आधार पर इन्होंने अपना मॉडल दिया, यंत्र बताया। तो कुल मिला के आज हमने ब्रिक्स के 3 परतों पे हमने अध्ययन किया। पहला इकोलॉजिकल दृष्टिकोण, दूसरा संख्यात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, तीसरा कृष्णा औद्योगिक की प्रतिमा टाइपोलॉजी, टाइपोलॉजी। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट आगे बताते हैं आपको।